नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका इस हमारे खास कार्यक्रम तहलका एक्सक्लूसिव में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम किन खबरों पर बात करने वाले हैं, किन का बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हमारे खबरों के मेन्यू पर। आज की खबरों में सबसे पहले बात होगी फैसले का दिन और न्याय का इंतजार आखिरकार उत्तराखंड के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केस का फैसला आने वाला है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसका फैसला कल आएगा। लेकिन इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ था, एक बार फिर से आपको रिकैप करके इस पूरे मामले की जानकारी देंगे और बारीकी से इसका विश्लेषण करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसका जिक्र आपने अक्सर सुना होगा। आज भी राजनाथ सिंह ने कुछ इस पर कहा, लेकिन पीओके की कहानी शुरू कहां से होती है। 1947-48 के बाद जब देश आजाद हुआ, दोनों देशों का विभाजन हुआ, तो उसके बाद कैसे पीओके भारत का जो अंग हुआ करता था वो पीओके बन गया। हालांकि अभी भी पीओके भारत का ही अंग है। और तीसरी खबर में आज विश्लेषण करेंगे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का, कैसे 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढा, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाया और कितने सालों के बाद पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन को मारने में अमेरिका को सफलता मिली। तो आज इन तीन खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड से। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित और दिल दहला देने वाले मामलों में से एक था, जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया था। यह मामला सितंबर 2022 में सामने आया और तब से इसकी सुनवाई कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय यानी कि एडीजे कोर्ट में इसकी सुनवाई तब से लगातार चल रही है। इस मामले में कल फैसला आना है। मामले का संक्षिप्त विवरण क्या है वो भी आप एक बार समझ लीजिए। अंकिता भंडारी, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी, पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम किया करती थी। गंगा भोगपुर का जो इलाका है, इसको हम पौड़ी के अलावा सीधी भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि वो ऋषिकेश के ही एक रिजॉर्ट पर काम किया करती थी, क्योंकि ये बॉर्डर वाला इलाका दोनों ही जिलों के बीच में है। 18 सितंबर 2022 को वो लापता हो जाती है, जिसके बाद 24 सितंबर सन 2022 को उसका शव चीला शक्ति नहर से बरामद किया जाता है। आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, जो कि भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा था, और विनोद आर्य को इस घटना के बाद भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था, यानी कि अब वो पूर्व भाजपा नेता हो गए। रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और एक अन्य कर्मचारी अंकित गुप्ता ने अंकिता की हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में यह सामने आया था कि अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले ग्राहकों से विशेष सेवाएं देने का दबाव बनाया जा रहा था, यानी कि अंकिता भंडारी पर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो स्पेशल सर्विस वहां आने वाले वीआईपी मेहमानों को दे। अब इसका विरोध अंकिता के द्वारा किया गया, लेकिन विरोध करने का नतीजा क्या मिला, उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था। इस पूरे मामले में हत्याकांड में मुख्य आरोपी कौन कौन थे, उनके नाम आप एक बार फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि कल यही नाम आपको सुर्खियों में नजर आएंगे। पुलकित आर्य, जो वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक था और इस पूरे केस में मुख्य आरोपी था, निष्कासित भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा था। सौरभ भास्कर, ये रिजॉर्ट का मैनेजर था, और तीसरा नाम था अंकित गुप्ता का, जो कि रिजॉर्ट का कर्मचारी था, और ये तीनों आपस में दोस्त भी थे। इन तीनों पर भारतीय दंड संहिता उस समय की आईपीसी की धारा 302, 201 साक्ष्य मिटाना, 354A छेड़छाड़ और लज्जा भंग करना और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए थे। अब इसकी सुनवाई क्या क्या हुई, कैसे कैसे हुई, वो भी आप समझ लीजिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने उस समय डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की और 97 गवाहों को अदालत में पेश भी किया। इस सुनवाई की प्रमुख तिथियां और घटनाक्रम क्या है, फैसला आने से पहले आप वो भी अच्छे से समझ लीजिए। 18 सितंबर 2022 अंकिता भंडारी की हत्या हुई और शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया। 24 सितंबर 2022 चीला नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसी दौरान रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चलाया गया, जो कि अपने आप में एक विवादास्पद घटनाक्रम था। इसको लेकर आज तक स्थितियां साफ नहीं हो पाई कि आखिर वो बुलडोजर किसके कहने पर चलाया गया। 28 मार्च 2023 कोटद्वार की एडीजे कोर्ट में मामले की नियमित सुनवाई शुरू होती है और यह सुनवाई लगभग 2 सालों तक चली। 13 मार्च 2023 आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। 17 मई संभवतः 2023 एक सुनवाई में मुख्य गवाह विवेक आर्य ने कोर्ट को बताया कि 106 नंबर कमरे में मैनेजर सौरभ भास्कर ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया और पुलकित आर्य भी अंकिता का शारीरिक शोषण किया करता था, यह आरोप भी तय हुए।
उन्होंने यह भी बताया था कि 16 सितंबर को रिजॉर्ट में करीब 16 से 17 वीआईपी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि यह रिजॉर्ट एक तरीके से अय्याशी का अड्डा बनाया गया था। सितंबर 2024 अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 साल पूरे होने पर श्रीनगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें न्याय की मांग की गई और लगातार उत्तराखंड के कई हिस्सों से न्याय की मांग अंकिता भंडारी के लिए की जाती रही। मई 2025 हाल ही में कोटद्वार अपर एवं जिला सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बचाव पक्ष की बहस का जवाब दिया और तीनों आरोपियों को कठोरतम सजा देने की मांग की गई। अब यहां पर आपको समझना है कि कठोरतम सजा का मतलब आखिर क्या है। अंकिता भंडारी के माता पिता, उत्तराखंड की पूरी जनता और जो इस केस से जुड़े रहे वो इस मामले में कठोरतम सजा के रूप में फांसी की सजा को देख रहे हैं। अब 30 मई 2025 यानी कि कल का दिन, फैसले वाला दिन, अदालत ने फैसला सुनाने के लिए तारीख तय की है। इस पर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं कि किस तरीके से अंकिता भंडारी मामले में फैसला आता है। अब इसमें एक वीआईपी एंगल का जिक्र भी बीच में आया था। इस मामले में शुरुआत से ही एक वीआईपी के नाम का खुलासा न होने को लेकर कई बार सवाल उठते गए। कई लोगों का मानना है कि उच्च और शक्तिशाली लोग यानी कि हाई प्रोफाइल लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं, जिनका नाम छिपाया जा रहा है। कई बार यह आरोप लगाया गया, बल्कि अंकिता के माता पिता ने तो लिखित में एक नेता का नाम दिया था और कहा था कि इसकी जांच की जाए। सीबीआई जांच की मांग की गई। अंकिता के परिवार और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। अब जांच पर भी लोगों को संदेह है। कुछ लोगों को एसआईटी की जांच पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मामले में भाजपा के एक बड़े नेता के बेटे का नाम शामिल था और भाजपा की सरकार थी। वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 30 मई यानी कि कल के दिन 2025 को कोटद्वार में एडीजे कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया जाएगा और उम्मीद है कि फैसला अंकिता के पक्ष में आए। अब अंकिता के पिता ने अपनी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाई जाने की मांग की। यह फैसला पूरे उत्तराखंड और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह न्याय की उम्मीदों और आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को प्रभावित करेगा। पूरा देश ये देखेगा कि आखिर हम इतनी सारी बात करते हैं, इतनी सारी चर्चाएं करते हैं कि बेटियों पर अपराध हो गया, इस पर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस जिसमें हाई प्रोफाइल लोग जुड़े, जिसमें एक लड़की जो कि एक सामान्य परिवार से आती थी, गरीब परिवार से आती थी, उसने सोचा कि वो अपने जीवन में कुछ करे, आगे बढ़े, नौकरी करे, लेकिन उसका नतीजा उसकी मौत के रूप में देखने को मिला। तो अब देश की नजरें इस पर है कि क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिलता है या इसमें आगे क्या होता है। अब अगली खबर में हम बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ यह कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने ही हैं। पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। रही बात आतंकवाद की, तो अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा भारत की तरफ से हर बार, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, पक्ष का नेता हो, विपक्ष का नेता हो, सेना हो, आम आदमी हो, हर कोई यही कहता है कि पीओके को एक दिन भारत वापस अपना बनाकर ही रहेगा। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का निर्माण कैसे हुआ वो समझिए। इसका निर्माण भारत के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर रियासत के एक जटिल इतिहास और भारत पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध, जो कि 1947-1948 का एक सीधा नतीजा था, वहां से इस विवाद का जन्म होता है। यह क्षेत्र तब से ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा अनसुलझा विवाद बना हुआ है। अब पीओके बना कैसे, इस पर मैं आपको डिटेल से बात बताता हूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो विभाजन के समय ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। आप जानते ही होंगे। लगभग 560 रियासतों को भारत की तरफ से यह विकल्प दिया गया कि या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर स्वतंत्र रहें। यानी कि देश की आजादी के बाद जो रियासतें थी उनको 3 विकल्प दे तो दिए गए थे। यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते तो स्वतंत्र रह जाएं, पाकिस्तान से जाना है वहां जाएं, और भारत के साथ रहना तो वो भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी, बहुसंख्यक थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। महाराजा हरि सिंह की दुविधा क्या थी अब वो भी समझिए।
महाराजा हरि सिंह शुरुआत में जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाहते थे, जो कि लॉजिकली किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठता था, क्योंकि आपके पास तीसरा ऑप्शन भले ही था लेकिन नाम मात्र का था, या तो आपको भारत में रहना या आपको पाकिस्तान के साथ जाना है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड एंड स्टिल एग्रीमेंट किया, यानी कि यथास्थिति समझौता, उस पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब यह था कि रियासत अपनी मौजूदा व्यवस्थाओं को बनाए रखेगी, न भारत के साथ न पाकिस्तान के साथ। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब पाकिस्तान का आक्रमण होता है इसी बीच अक्टूबर 1947 में। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। पाकिस्तान सेना के समर्थन से हजारों की संख्या में कबायली लड़ाकों यानी कि पश्तून आदिवासियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। इन कबायलों का उद्देश्य कश्मीर को बलपूर्वक और जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाना था। उन्होंने बड़े पैमाने पर लूटपाट की, आगजनी की और हिंसा की। राज्य के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसमें मुजफ्फराबाद भी शामिल था। वो तेजी के साथ श्रीनगर की ओर भी बढ़ रहे थे। अब यहां पर महाराजा हरि सिंह का भारत से विलय होता है 26 अक्टूबर 1947। हालात जब बिगड़े, काफी ज्यादा बिगड़े, तो हालात को बिगड़ता देख महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता की मांग की। अब भारत ने मदद के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन शर्त यही थी कि जम्मू कश्मीर का भारत में औपचारिक रूप से विलय होगा, तब जाकर के आपको सहायता मिलेगी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का एक हिस्सा बन गया। भारतीय सेना का प्रवेश होता है और फिर एक युद्ध होता है। इसके बाद विलय पत्र पर जैसे ही साइन होते हैं, वैसे ही भारतीय सेना को हवाई जहाजों के माध्यम से श्रीनगर की तरफ भेज दिया जाता है। भारतीय सेना ने कबायली हमलावरों को खदेड़ना वहां से शुरू कर दिया, जम्मू कश्मीर से धीरे धीरे उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। अब इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 और 1948 का पहला युद्ध छिड़ जाता है। भारतीय सेना ने हमलावरों को काफी हद तक पीछे धकेल दिया था, लेकिन तभी इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप हो जाता है और संघर्ष विराम सीज फायर हो जाता है 1 जनवरी 1949 का दिन। भारत ने 1 जनवरी 1948 को जम्मू कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद 1 जनवरी 1949 को, 1 साल के बाद, संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर लागू हो जाता है। अब यह बड़ी विडंबना थी। इस संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर के समय कश्मीर का जितना हिस्सा पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के कब्जे में था, वो उनके पास ही रह गया। यानी कि भारतीय सेना ने उनको खदेड़ना जब श्रीनगर से शुरू किया, तो जहां तक भारतीय सेना ने उनको खदेड़ा वहां पर सीज फायर हो गया, और जैसे ही सीज फायर हुआ वो इलाका पाकिस्तान के पास रह गया, जिसको हम पीओके के नाम से आते हैं। अगर उस वक्त कुछ दिन ये युद्ध और चलता तो भारतीय सेना पीओके को भी कब्जा मुक्त करवा लेती। इसीलिए बीजेपी और तमाम लोग उस समय की सरकारों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उस समय की स्थितियां, परिस्थितियां बिल्कुल आज के दौर से अलग थी। राजनीति से हटकर यह बात मैं आपको बता रहा हूं। इस क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के नाम से जाना गया। भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र के बीच की सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी कहा गया, और एलओसी का जन्म भी वहीं से शुरू हुआ। अब यह विवाद शुरू कैसे हुआ? पीओके का विवाद इसी संघर्ष विराम और उसके बाद की घटनाओं से उत्पन्न होता है। भारत इस पर दावा करता है। भारत का मानना है कि पूरा जम्मू कश्मीर राज्य, जिसमें पीओके भी शामिल है, ये महाराजा हरि सिंह के द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र के कारण भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अविभाज्य अंग है। यानी कि जिस पीओके के लिए आज इतने सारे बयान आते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं, तो ये उसका इतिहास था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग उस एग्रीमेंट से था जो विलय पत्र महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था। भारत पाकिस्तान के कब्जे को अवैध मानता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार इस बात को हर बार दोहराता है कि पीओके भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से, ध्यान रखिएगा, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। अब पाकिस्तान इस पर क्या दावे करता है? पाकिस्तान का तर्क है कि जम्मू कश्मीर की मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और आत्मनिर्णय का अधिकार उन्हें है, यानी कि जनमत संग्रह का उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, और 1947 में किया गया विलय अवैध था क्योंकि यह आबादी की इच्छा के विपरीत था। यह पाकिस्तान का अपना तर्क है, जो कि कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है। पाकिस्तान पीओके को आजाद जम्मू कश्मीर कह करके, यानी कि एजे करके कहकर पुकारता है, और इसे अपनी एक स्वतंत्र इकाई भी मानता है, मान ले। हालांकि यह पाकिस्तान के द्वारा ही शासित है। गिलगिट बल्तिस्तान पीओके का एक और हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान ने अपना एक प्रांत घोषित किया हुआ है, गिलगिट बल्तिस्तान। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के इस पे प्रस्ताव क्या थे? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई प्रस्ताव पारित किए हैं जिनमें जनमत संग्रह की बात कही गई थी, लेकिन शर्त यह भी थी कि पाकिस्तान पहले अपने कबायलियों और सैनिकों को वहां से हटाए। इस पर पाकिस्तान कभी राजी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इस शर्त का कभी पालन ही नहीं किया। भारत का तर्क यह था कि जब तक पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र से सेना को नहीं हटाता, तब तक कोई भी जनमत संग्रह की बात नहीं होगी। अब चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर CPEC और गिलगिट बल्तिस्तान। 1963 में पाकिस्तान ने गिलगिट बल्तिस्तान के 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्से को चीन को सौंप दिया, जिससे भारत और चीन के बीच भी इस क्षेत्र को लेकर के एक दूसरा विवाद शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद का तो कुछ है नहीं। जो भारत की जगह थी वो चाइना को सौंप दी, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर के नाम पर। हाल ही में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजना POK यानी कि गिलगिट बल्तिस्तान से होकर के गुजरती है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन भी मानता है। और वर्तमान स्थिति यह है कि आज भी POK भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। भारत लगातार POK को वापस लेने का दबाव करता रहा, जबकि पाकिस्तान इस पर अपना नियंत्रण बताए हुए बहुत समय से इस क्षेत्र में मानव अधिकारों के उल्लंघन, बुनियादी सुविधाओं की कमी और पाकिस्तान के अत्याचारों की खबरें अक्सर आती रहती है। POK की जो स्थिति है, जिससे POK के स्थानीय लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस विवाद को सुलझाने के लिए लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत करती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान इस पर निकला नहीं है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी POK की, कैसे POK का जन्म हुआ, कैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है पहला 1947-48 में, और फिर उसके बाद इससे क्या क्या विवाद जुड़े। अब तीसरी खबर में हम आतंकवाद से ही जुड़ी हुई एक बात करेंगे, एक मुद्दे से आपको रूबरू करवाएंगे। 9/11 हमला और ओसामा बिन लादेन को किस तरह से मारा गया, इसका आज हम डिटेल से विश्लेषण करते हैं। 9/11 के हमले और उसके बाद ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का ऑपरेशन एक बहुत लंबा, एक बहुत जटिल अभियान था, जिसमें कई साल लग गए। इसका विस्तृत घटनाक्रम क्या था वो समझिए। 9/11 के हमले सबसे पहले होते हैं, जो कि एक विनाशकारी दिन अमेरिका के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में रहा। 9/11 के हमले 11 सितंबर 2001 को हुए थे, और ये एक ही दिन की घटना थी जो कि कुछ ही घंटों में संपन्न हो गई थी। बहुत छोटा सा अटैक था, लेकिन बहुत बड़ा अटैक था। अल-कायदा के आतंकवादियों ने 4 अमेरिकी यात्री विमानों का अपहरण कर लिया था। सुबह को 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा जाती है और पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। अमेरिका के इतिहास में यह सबसे बड़ा हमला था। सुबह 9:30 यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकरा जाती है। सुबह 9:37 अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 77 वॉशिंगटन DC के बाहर पेंटागन से टकरा जाती है। सुबह 10:03 यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 93 पेंसिल्वेनिया के शेंक्सविले के एक खेत में जाकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जब यात्रियों ने आतंकवादियों का बहादुरी से मुकाबला किया। तब इन हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए, जिसमें विमानों में सवार लोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में मौजूद लोग शामिल थे और आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारी शामिल थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर 2 घंटे के भीतर ढह गए थे। ओसामा बिन लादेन को मारने का इसके बाद ऑपरेशन शुरू होता है, क्योंकि ये अटैक जो है वो अलकायदा ने किया था और अलकायदा का चीफ था ओसामा बिन लादेन। अब ओसामा बिन लादेन का जन्म कैसे हुआ, उसको किसने बनाया, अलकायदा को किसने बनाया, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे। ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन इसके बाद शुरू होता है, जिसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। 1 दशक लंबी खोज, 10 साल से ज्यादा का समय बीत जाता है। 9/11 हमलों के पीछे मास्टरमाइंड अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन था। इन हमलों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने यानी कि USA ने ओसामा बिन लादेन को खोजने और उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक बड़े पैमाने पर मैनहंट यानी कि शिकार शुरू किया। यह खोज लगभग अमेरिका की 10 साल तक चली थी। इसकी शुरुआत होती है 2001 से। 9/11 हमलों के तुरंत बाद अमेरिका ने अल-कायदा और तालिबान को निशाना बनाते हुए अफगानिस्तान में अपने सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिए। माना जाता रहा कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के तोरा बोरा पहाड़ों में छिपा हुआ है, लेकिन वो अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों से हमेशा बच निकला। दशक भर की खोज होती है। अगले 1 दशक तक अमेरिकी खुफिया तंत्र, खुफिया एजेंसियां, मुख्य रूप से CIA जो है और विशेष जो बल हैं, वो ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता लगाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, ढूंढते रहते हैं। इस दौरान ओसामा बिन लादेन कई सुराग भी छोड़ता है और उन सुरागों का पीछा भी किया जाता है। कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया जाता है और वैश्विक स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाई जाती है। ये एक बहुत ही सीक्रेट और संवेदनशील अभियान था। 2010 में अमेरिका को एक सुराग मिलता है जिसमें उन्हें सफलता मिली। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अल-कायदा कुरियर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके माध्यम से उन्हें अंततः ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता चलता है और हैरानी वाली बात यह है कि यह ठिकाना पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक उच्च सुरक्षा वाले परिसर में होता है। हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में ओसामा बिन लादेन का ठिकाना पाया जाता है, एबटाबाद पाकिस्तान में।
पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो जाता है। इसके बाद ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर 2 मई 2011 को अमेरिकी नौसेना सील कमांडो यूएस नेवी सील टीम 6, यह नाम आपने अक्सर सुना होगा। यूएस नेवी सील टीम 6 ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को शुरू किया। यह एक बहुत सीक्रेट मिशन था जिसको अंजाम दिया गया और यह ऑपरेशन अफगानिस्तान के जलालाबाद के पास से शुरू किया जाता है। सील्स कमांडो पाकिस्तान के एबटाबाद में स्थित ओसामा बिन लादेन के परिसर में उतरे। यह पूरा ऑपरेशन लगभग 40 मिनट तक चला। इस पूरे ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया और उसके साथ साथ उसके बेटे खालिद बिन लादेन, एक कुरियर जो कि अबू अहमद अल कुवैती जिसका नाम था, और कुछ अन्य लोग भी मारे जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन किसी भी सील कमांडो को कोई चोट तक नहीं आती। ओसामा बिन लादेन के शव को डीएनए परीक्षण के बाद समुद्र में दफन कर दिया जाता है। बहुत ही तेज ये पूरा प्रोसेस था उस वक्त का। संक्षेप में 9/11 के हमले एक ही दिन 11 सितंबर में हुए थे, जो लगभग 2 घंटे तक ये हमले चले और ओसामा बिन लादेन को खोजने में, उसे खत्म करने में लगभग 10 सालों का समय लग गया। और इसको मारने का जो पूरा ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। 9/11 के हमलों के बाद ये शुरू हुआ और लगभग 10 साल तक चला, जो कि 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन की मौत के साथ समाप्त हुआ। यह ऑपरेशन खुद एबटाबाद में केवल 40 मिनट का संक्षिप्त ऑपरेशन था, लेकिन 40 मिनट में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को, उस सबसे बड़े आतंकवादी को मार गिराया जिसने अमेरिका को उसके इतिहास की बहुत बड़ी और सबसे बड़ी चोट दी। क्योंकि भारत भी इसी तरीके के आतंकवादियों को डील कर रहा है, इसी तरीके के आतंकवादियों से लड़ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये तमाम जानकारियां भारत के नागरिकों को भी होनी चाहिए कि एक आतंकवादी को मारने में कितना समय लग जाता है, कितना एफर्ट लगता है और देश की सेना को कितना काम करना पड़ता है। तो ये भी आज की 3 खबरें जिनमें हमने बारीकी से इन तीनों खबरों का विश्लेषण किया। अंकिता भंडारी मर्डर केस में कल जो है वो फैसला आना है। इसके अलावा पीओके का पूरा इतिहास आपने जाना, पीओके का निर्माण आखिर कैसे हुआ, कैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा इशू बन गया, और ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर से कैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया, वो ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका को उसके इतिहास की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।